आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। कमेटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था, आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। जब सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 का जिक्र कर दे तो यह बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक समझी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम होना ही उन तमाम आशंकाओं को वास्तविकता के करीब ले आता है जिससे सरकार अनजान बने रहने का नाटक करती है। ऑरवेल का जिक्र होना आपातकाल से आगे फांसीवाद की आहट का एक ऐसा संकेत है जिसे समझने की जिम्मेदारी अदालत ने आम जनता की समझ पर नहीं छोड़ी है, बल्कि अपनी तरफ से कह दिया है कि आज का भारत कहां खड़ा है और इस भारत में आपके पीछे कौन दिन रात खड़ा है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यह तो सुना होगा आपने। इसी 1984 से आया है जिसके रचनाकार का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम एक बार आया है। उनकी सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल की हर पंक्ति उस तंत्र की सोच का हिस्सा है जिसे ऑरवेलियन स्टेट कहते हैं, जिसमें स्टेट साए की तरह नागरिक पर नजर रखता है, एक रहस्य की तरह उसके बेडरूम तक में हर पल रहता है, जिस रहस्य के डर से नागरिक करवटे तक नहीं बदलता, गुलाम की तरह सहमा रहता है। जिस तरह से आज के भारत में सरकार से सवाल पूछने को देशद्रोह से जोड़ दिया गया है, 1984 में ऑरवेल ने ऐसे ही हर शब्द का नया मतलब लिखा है। उपन्यास के चौथे पन्ने पर ही बताया है कि ऐसे स्टेट के लिए युद्ध शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है और अज्ञानता शक्ति है। यह वही अज्ञानता है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिल और हिंदी प्रदेश के नौजवान खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, हमलावर बन जाते हैं। किसी पत्रकार के फोन की जासूसी का मतलब है कि आप 114 रुपए पेट्रोल भराएंगे, गरीब होते जाएंगे और हमसे भी तकलीफ नहीं कह पाएंगे। पूछने पर यही कहेंगे कि सब चंगा सी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह मामला केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि आम लोगों की निजता के अधिकार। जुलाई महीने में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। वायर में पेगासस जासूसी कांड को लेकर खबर छप गई, जिसके लिए दुनिया के कई देशों के 80 पत्रकार कई दिनों से परिश्रम कर रहे थे। कुछ फोन के जासूसी होने की पुष्टि भी हुई और संभावित लोगों की जासूसी की सूची भी मिली, जिसमें आज के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी नाम हैं। इसके बाद भी आईटी मंत्री ने संसद में कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया तो विपक्ष पर आरोप लगा कि वह सदन चलाने नहीं देना चाहता है, जबकि विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी भी सामने आ गई थी। पेगासस पर्दाफाश के सामने आने के 2 दिनों के भीतर फ्रांस में जांच शुरू हो गई। भारत सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं की, केवल विपक्ष की साजिश बताती रही। गोदी मीडिया और हिंदी अखबारों ने इसका कवरेज ही डिटेल में नहीं किया ताकि जनता कुछ समझ न सके। याचिकाकर्ता जगदीप चोकर ने कहा है कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था? अगर सरकार ने नहीं खरीदा था तब तो और भी यह गंभीर मामला बनता है। इसके होने की जानकारी सरकार में किस किस को थी? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन पत्रकारों के फोन की जासूसी नहीं कर सकते जिनकी रिपोर्ट और सवालों से सरकार को दिक्कत होती है। तब तो ये लोकतंत्र इंग्लिश में फिनिशे हो जाएगा। कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया, साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी की निजता का हनन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि संबित पात्रा बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। इसी बात का जवाब देते हुए रवीश कुमार ने कहा कि
यदि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, तो वह लोकतंत्र को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि यदि मोदी सरकार से कोई सवाल पूछता है तो सवाल पूछने वाले नागरिक को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया द्वारा उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसानों ने सवाल करे सरकार से तो उनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई। कभी किसानों को आतंकवादी बताया गया, तो कभी खालिस्तानी बताया गया, कभी कहा गया कि ये फालतू के लोग हैं, ये जरा से किसान हैं जो घर से फ्री है, वे यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब मोदी सरकार NRC CAA का कानून लेकर आई थी तो मुस्लिम समाज ने और अन्य समाज ने इसका विरोध किया था, तो उनको भी बदनाम करने की कोशिश की थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि साथ ही साथ रवीश कुमार ने कहा कि अब देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम 114 प्रति लीटर से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी? साथ ही साथ रवीश कुमार ने बिग ब्रदर जासूसी के मामले को लेकर कहा कि गोदी मीडिया ने इस बारे में देश की जनता को खुलकर नहीं बताया और सरकार की चापलूसी करने में बिजी रही। एक तरह से जो पत्रकार सरकार से सीधे सवाल करते हैं, सीधे सवाल पूछते हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप लोग रवीश कुमार की बातों को लेकर कहां तक सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।